हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज हम ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट से मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ के एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लेते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट करके 15 साल में अपनी वेल्थ को 700 गुना इंक्रीज किया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो दोस्तों, बेंजामिन ग्रैहम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो अपने टाइम के दुनिया के सबसे फेमस और अमीर इन्वेस्टर थे। और ये आज की तारीख के सबसे फेमस और अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे के गुरु भी थे। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टिंग की फील्ड की बाइबल मानी जाती है। तो अगर आप बेंजामिन ग्रैहम का रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने 1920s से लेकर 1970s तक अपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म चलाई थी, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करते थे। और अपने करियर में इन्होंने काफी सारे स्टॉक्स खरीदे और बेचे, क्योंकि वो एक वैल्यू इन्वेस्टर थे। तो वो एकदम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदते और फिर जब स्टॉक्स महंगे हो जाते तो वो उसे बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन 1948 में एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में बेंजामिन ग्रैहम ने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। क्योंकि 1948 में उन्होंने जाइको कॉर्पोरेशन में लगभग $7 लाख इन्वेस्ट किए, जिससे उनको उस कंपनी की 50% ओनरशिप मिली। और फिर उन्होंने कुछ वजह से इस स्टॉक को काफी टाइम तक होल्ड करके रखा। और फिर 1972 में ये कंपनी जब ग्रो हुई तो उनके $7 लाख का इन्वेस्टमेंट ग्रो होके $400 मिलियन का हो गया। मतलब सिर्फ 24 साल के पीरियड में ये 500 गुना ऊपर गया। और सिर्फ इस एक इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके पार्टनरशिप फर्म की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे उनके इन्वेस्टर्स की वेल्थ बहुत ज्यादा ग्रो हुई थी। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेंजामिन ग्रैहम ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने खुद के बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया। सबसे पहला तो ये कि बेंजामिन ग्रैहम अपने कोई भी स्टॉक को इतना ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते ही नहीं थे। वो ज्यादातर स्टॉक्स को 6 महीना या 1 साल के लिए होल्ड करते थे, क्योंकि उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक के हिसाब से जब स्टॉक एकदम अंडर वैल्यूड होता है तो वो उसे खरीदते, और फिर जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता तो वो उस स्टॉक को बेच देते, और ग्रोथ के बारे में वो कभी सोचते ही नहीं थे। और दूसरा रूल उन्होंने ये ब्रेक किया कि उन्होंने इस कंपनी का 50% ओनरशिप लिया, जबकि वो कोई भी स्टॉक में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते ही नहीं थे। वो हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की एडवाइस देते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में खुद मेंशन किया था कि वो कोई भी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। तो उनके इस एक इन्वेस्टमेंट से वो खुद तो बहुत ज्यादा अमीर हुए ही और वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर भी बने, जिसके साथ में उनकी ये दोनों बुक फेमस हुई। लेकिन उनकी डेथ होने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आयरॉनिकली इनफ द एवरेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिंगल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फार एक्सीडेड द सम ऑफ ऑल द अदर इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड थ्रू 20 years of wide ranging operations in the partners' specialized fields involving much investigation, endless pondering and countless individual decisions। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि We seemed to be very brilliant people। अब दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि इन्होंने अपने पूरे करियर में जितने भी स्टॉक्स खरीदे और बेचे थे, उन सारे स्टॉक्स से उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिला जितना उन्होंने सिर्फ एक कंपनी, इस जाइको कॉर्पोरेशन के ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमा लिया। और इसीलिए उन्होंने ये लाइन कही थी कि We seemed to be very brilliant people, कि लोगों को लग रहा है हम बहुत स्मार्ट है, लेकिन हमने खुद ने इतना ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर बेंजामिन ग्रैहम यंग होते तो उन्होंने गारंटीड एक और बुक लिख दी होती ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग के ऊपर। लेकिन 1948 में जब बेंजामिन ग्रैहम ने इस मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तब उनकी एज ऑलरेडी 54 क्रॉस कर चुकी थी। और 20 साल के बाद जब उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा ग्रो हुई इस मल्टीबैगर स्टॉक की वजह से, तब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने कोई और बुक नहीं लिखी। तो उन्होंने बस अपनी एग्जिस्टिंग बुक सिक्योरिटी एनालिसिस का एक रिवाइज्ड वर्जन निकाला और उसमें कुछ एडिट्स कर दिए, जो मेरे हिसाब से अभी भी इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है। अब दोस्तों, अगर हम वॉरेन बफे की बात करें तो वो भी अपने करियर की शुरुआत में ऐसे ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढते थे और उन्हें कुछ टाइम बाद सेल कर देते, जिसकी ज्यादा डिटेल्स मैंने ये वाले वीडियो में कवर की है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन 1960s में जब वॉरेन बफे को ये बात समझ आ गई कि ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग में कितना पावर होता है, तब वो अपनी 30s की एज में थे। तो वॉरेन बफे के पास काफी टाइम था अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने का, और तब जाके वॉरेन बफे ने हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां से उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगी कंपाउंडिंग के पावर से। और तब जाके वॉरेन बफे ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात अपने लेटर्स में कही अपने शेयर होल्डर्स को कि इट इज फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस
देन टू बाय अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। अब दोस्तों बहुत लोग ये लाइन तो रीड कर लेते हैं लेकिन उनको इसकी गहराई समझ में नहीं आती है। लेकिन अब आप लोगों को ये लाइन बहुत अच्छे से समझ आएगी और इसका मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टिकर टेप का यूज कर रहा हूँ जो इस वीडियो के स्पॉन्सर है। ये एक स्टॉक स्क्रीनर है जहाँ से आप अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करके उसे इजीली एनालाइज भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले साल मैंने अपनी सिक्योरिटी एनालिसिस की बुक समरी के वीडियो में एक स्टॉक का एग्जांपल लिया था जो बेंजामिन ग्राहम के वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। ये स्टॉक था KRBL लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया गेट बासमती राइस सेल करती है। तो दोस्तों पिछले साल मार्च में कोविड-19 के डर से बहुत लोगों ने पैनिक करके अपने स्टॉक्स बेचे थे, जिसकी वजह से सेंसेक्स वो टाइम पे 40% नीचे गिर गया था क्योंकि नॉर्मल लोग अपने स्टॉक्स बेच के राइस खरीदने की लाइन में लगे थे। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स कंपनी के स्टॉक्स खरीदने की लाइन में लगे थे क्योंकि वो टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपए से भी सस्ता हो गया था और आज ये 250 रुपए के ऊपर सेल हो रहा है। मतलब एक साल में ही इसका प्राइस डबल से भी ज्यादा ऊपर चला गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम पे जब मार्केट क्रैश हो रहा था तब हमें ये नहीं पता था कि इसका शेयर प्राइस इतना जल्दी ऊपर आ जाएगा, वरना अगर लोगों को पता होता तो सब यही स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते। तो इसीलिए वो टाइम पे जब मार्केट क्रैश हो रहा था तब सब यही सोच रहे थे कि मार्केट और कितने टाइम तक गिरता रहेगा, क्या हम रिसेशन में चले जाएंगे या डिप्रेशन में जाएंगे या कोई और नई बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये चीज़ उस टाइम पे किसी को पता नहीं थी। लेकिन फिर भी ये स्टॉक वो टाइम पे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था क्योंकि वो टाइम पे जितने रुपए में ये पूरी कंपनी हमें खरीदने को मिल रही थी उससे ज़्यादा अमाउंट का राइस ही इनके गोदाम में रखा था। और कोई भी कंपनी ज़्यादा टाइम तक अपने टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड करती नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान लो आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। अब ये गाड़ी स्टार्ट भी होगी या नहीं आपको पता नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको खरीद रहे हो क्योंकि आपको एकदम सस्ते प्राइस पे मिल रही है। तो अगर आप इस कार को भंगार वाले को बेच भी दोगे तो भी आपको इसके बाय प्राइस से भी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके लिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर गाड़ी चल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं चली तो आपका लॉस होगा ही नहीं। उसी तरह अगर आप इस कंपनी को पूरा खरीद के सिर्फ उसके राइस को बेच दो तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ही रिकवर हो जाएगा क्योंकि उतने अमाउंट का राइस इनके गोदाम में रखा था और फिर फ्यूचर में ये कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती वो आपका बोनस होता। तो इसीलिए लोग इस मिस प्राइसिंग को रिकग्नाइज कर ही लेते और इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड किसी स्टॉक को होने देते ही नहीं है। इस चीज़ को मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस की वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कंपनी से आप छोटे मोटे प्रॉफिट ही कमा सकते हो जैसा बेंजामिन ग्राहम ने अपने पूरे करियर में किया। इन कंपनीज में आप बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि ये कंपनी राइस बेचती है जो एक कमोडिटी टाइप का प्रोडक्ट होता है। अगर आप जनरल स्टोर से या डीमार्ट से राइस खरीदते हो तो आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड का राइस नहीं लेते हो, जो अवेलेबल होता है आप वही खरीद लेते हो। और बहुत लोग नॉन ब्रांडेड राइस लेते हैं। तो इसकी वजह से ये कंपनी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं कमा सकती और इसीलिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर पाएगी या नहीं ये हमें पता नहीं। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है फेयर कंपनी का जो इतनी खास नहीं है लेकिन ये एकदम वंडरफुल प्राइस पे सेल हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्रीन इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप कोई वंडरफुल कंपनी का एग्जांपल देखोगे, जैसे हम यहाँ पे कोई एक रैंडमली अच्छी कंपनी पिक कर लेते हैं। अब दोस्तों ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम नेस्ले का एग्जांपल लेते हैं। अब ये कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे सेल हो रही है। बहुत लोग कहेंगे कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू पे रेड इंडिकेटर है और इसका पी रेशियो फिलहाल 80 के ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि आप इस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के बदले 80 रुपये एडवांस में पे कर रहे हो, जबकि इस कंपनी में आप 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए सिर्फ 10 रुपये एडवांस में पे कर रहे हो। तो अगर आप इन दोनों स्टॉक को कंपेयर करोगे तो इस हिसाब से ये KRBL लिमिटेड ज़्यादा अच्छा स्टॉक हुआ। तो लोग इस नेस्ले के लिए इतना ज़्यादा पे करने के लिए रेडी क्यों है, जबकि दोनों ही कंपनीज फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है? तो दोस्तों इसका सिंपल रीज़न ये है कि नेस्ले एक वंडरफुल बिजनेस है जो काफ़ी सालों से कंटिन्यूसली अपने ब्रांड्स को बिल्ड कर रही है और ये R&D और इनोवेशन करके अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी अपने मोट को स्ट्रॉन्ग करती जा रही है और बहुत सारी कैटेगरी में ये मार्केट लीडर बन चुकी है। और इसीलिए अगर हम इसका ग्रोथ स्कोर चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट हमको इसके सारे इंडिकेटर्स ग्रीन दिख रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी क्वालिटी कंपनी का शेयर प्राइस देखोगे तो वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहेगा। लेकिन अगर आप KRBL लिमिटेड का स्टॉक प्राइस देखोगे तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आ गया।
तो इसीलिए वॉरेन बफे हमें यही कहते हैं कि आप ऐसी कंपनीज में छोटे मोटे प्रॉफिट कमा सकते हो इसे राइट टाइम पे बाय और सेल करके। लेकिन अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको वंडरफुल कंपनीज चुननी होगी और उन्हें फेयर प्राइस पे भी खरीदना होगा। क्योंकि ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कोई अच्छी कंपनी को कोई भी प्राइस पे खरीद लो। क्योंकि बहुत लोग जब ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते तो वो अक्सर वैल्यूएशन को एकदम इग्नोर कर देते और यहीं पे लोग गलती करते। जैसे डीमार्ट का पीई रेशियो फिलहाल 200 का हो गया है, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक है। मतलब आने वाले 5-10 साल में कंपनी जो भी ग्रोथ शो करेगी वो ऑलरेडी इस वैल्यूएशन में काउंट हो चुका है। तो अगर कंपनी ग्रो हो भी जाती है तो भी इनके इन्वेस्टर्स को एकदम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये कंपनी ग्रो नहीं होती है तो इनके इन्वेस्टर्स का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत कम है और डाउनसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आप इसका फोरकास्ट देखोगे तो आप देख सकते हो इसकी अर्निंग्स और रेवेन्यू का फोरकास्ट अच्छा है, लेकिन इसके स्टॉक प्राइस का फोरकास्ट बुरा है। तो इसीलिए वॉरेन बफे आज भी एक वैल्यू इन्वेस्टर ही है। लेकिन जब वो कंपनीज पिक करते तो वो ग्रोथ स्टॉक चुनते, लेकिन उनको वैल्यू प्राइस पे खरीदते, ताकि उसमें उनका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम होता है, जिसको हम फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप एक अंडर वैल्यूड हाई ग्रोथ स्टॉक को ढूंढ सकते हो और उसमें कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है हम वो भी जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। टिकर टिप्स से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से स्टॉक का एनालिसिस अपने फ्यूचर वीडियोस में करूँ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।